हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रैग ब्रदर्स। दिस इज योर फ्रेंड कौशिक। और आज के इस सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं एरोमा केमिस्ट्री के कुछ खास पॉइंट को लेके। पर्टिकुलरली डिफ्यूशन किस पॉइंट से आता है या फिर जो वेपर प्रेशर की पॉइंट है, ये हमें किस तरह से हेल्प करता है समझने में कि एक परफ्यूम कहाँ तक फैलेगा या फिर उसकी डिफ्यूशन किस प्रकार की होने वाली है। तो आज के इस सेशन में मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। शी इज़ श्रविता जी, जो फ़िलहाल जर्मनी में रहती है पर कर्नाटक से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। Hi all, I'm Savita. I have traveled from Germany to attend person classes from Kaushik. I'm interested in perfumery, and then when I have looked at his videos from YouTube, I knew he could be the expert that I should reach out to. Yeah, I'm here to learn more on perfumery, and Mr. Kaushik Day is an excellent teacher. Yes, I'm looking forward to understand more about perfumery with him. तो हम बात करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर के बारे में। तो वेपर प्रेशर एक्चुअली क्या होता है? देखिए, जब कोई भी परफ्यूम को हम सूंघते हैं तो परफ्यूम में एक डिफ्यूशन हम एहसास करते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे परफ्यूम अप्लाई किया और जो व्यक्ति मुझसे 5 फीट या फिर 6 फीट के डिस्टेंस में खड़े हैं, उस उनके पास ये खुशबू चल के जाएगा या फिर ये फ्लो होते हुए जाएगा। तो ये जो डिफ्यूशन है, दिस डिफ्यूशन कम्स फ्रॉम वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर is basically a concept which enables us to understand how fast that liquid state of molecule is getting converted into gas। तो जिस रेट में लिक्विड वाले चीज़ें गैस चीज़ों में या फिर गैस वाले स्टेट में एंटर कर जाता है, इसे ही हम कहते हैं वेपर प्रेशर इन रिलेटिव टर्म्स। तो वेपर प्रेशर के साथ जुड़े गए बहुत सारे थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, आपको नरेट कराऊंगा। तो एक तो चार्ल्स बॉयस लॉ, ये सब आप जानते ही होंगे, एलिमेंट्री लेवल में इनके बारे में आपने पढ़ा हो। और इसके आगे राउल्ट्स लॉ भी है जो वेपर प्रेशर के काफ़ी सारे पॉइंट्स को गाइड करता है। So today we are going to discuss about Raoult's law and also about the relative vapor pressure। तो वेपर प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे एक सब्सटेंस की जो एवापोराइजेशन है या फिर उसकी जो स्प्रेड है, इसकी कॉन्सेप्ट और इसकी जो इम्पैक्ट है वो हम समझ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए, बोर्ड में ये जो सब्सटेंस आप देख रहे हैं, दिस इज जेरेनियल। जेरेनियल इज प्राइमरीली अ टर्पिन क्लास मॉलिक्यूल जो हमें नेचुरली मिलता है, फूलों में होता है, पत्तों में होता है और नेचर में बहुत तरीके के चीज़ों में या फिर बहुत सारे चीज़ों में जेरेनियल नेचुरली रहता है। तो ये मॉलिक्यूल आज के दिन में हम सिंथेटिकली डिराइव भी करते हैं। तो इस मॉलिक्यूल की अगर आप वेपर प्रेशर देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से है, 0.021000 mmHg। तो इसकी जो कैलकुलेशंस हम करते हैं, ये हमेशा एक सर्टेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक टेम्परेचर, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर में किया जाता है। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जेरेनियल की वेपर प्रेशर है 0.021000। तो अगर आउटसाइड टेम्परेचर या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 30 या 35 हो जाता है तो ये वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। सो बेसिकली वेपर प्रेशर जो है, ये जेरेनियल की अगर वेपर प्रेशर की मैं बात करूं, ये हमेशा रिलेटिव रहेगा आउटसाइड टेम्परेचर के साथ या फिर क्लाइमेटिक टेम्परेचर के साथ। मैंने जेरेनियल कहाँ पे इस्तेमाल किया, क्या वो कोल्ड जगह पे हमने इस्तेमाल किया या फिर हमने इसको एक रिलेटिवली वार्म जगह पे इस्तेमाल किया, इस पे भी डिपेंड करता है कि ये कितना वेपराइज्ड होने वाला है। तो वन एस्पेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इज द टेम्परेचर सेगमेंट। तो वेपर प्रेशर हमेशा हमें ये इंडिकेट करता है कि कितना फास्ट जेरेनियल लिक्विड हालत से गैस हालत में शिफ्टेड हो जाएगा। और जब भी कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैस स्टेज में कन्वर्ट कर जाएगा, तभी इसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाता है। तो इस वेपर प्रेशर की थ्योरी में दो बहुत अहम चीज़ हमें देखना होता है। अगर हम इसकी
रिलेटिव वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहे तो एक है इसकी मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जेरेनियल इज 154.25 ग्राम पर मोल। तो ये जो मॉलिक्यूलर वेट है ये मोस्ट ऑफ द टाइम वेपर प्रेशर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने पे ये इस तरह से हमें समझना है होते हैं। तो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन मॉलिक्यूलर वेट कि आप एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट को देख लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट को देख के ही हम समझ जाते हैं कि उसकी वेपर प्रेशर क्या होने वाला है। क्या वो बहुत फास्ट वेपराइज्ड हो सकता है या फिर वो धीरे धीरे वेपराइज्ड हो सकता है। सो मॉलिक्यूलर वेट इज अ क्रूशियल पॉइंट टू अंडरस्टैंड। और मोस्ट ऑफ द केसेस वेपर प्रेशर मॉलिक्यूलर वेट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में ही आपको मिलेगा। मे बी देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता है कि जिनकी मॉलिक्यूलर वेट हाई होने के बावजूद भी उनकी वेपर प्रेशर अच्छा रहता है, यानी ऊपर की साइड में रहता है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ द मेन गाइडिंग लॉ रिलेटेड टू वेपर प्रेशर इज राउल्ट्स लॉ। चार्ल्स बॉयल्स लॉ के बारे में तो आपने पढ़ा होगा एलिमेंटरी एजुकेशन पे। तो ये राउल्ट्स लॉ जो है ये इसके साथ आता है। अगर आप कॉलेज में इन चीज़ों की स्टडी करते हैं तो आपको मालूम होगा। देखिए वेपर प्रेशर को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेट्स से जेरेनियल का मैं 5 ग्राम या फिर 10 ग्राम ऐसा ले रहा हूं और मोल फ्रैक्शन के साथ जेरेनियल का ये जो वेपर प्रेशर है, जो 25 डिग्री सेल्सियस के एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर में जो वेपर प्रेशर है उसको इंटू कर देना है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है? इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस बट मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप गूगल में जाइए, लिखिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेटर। आपको छोटा एक कैलकुलेटर दिख जाएगा, ऑनलाइन वाला बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। वहाँ पे आप ये मॉलिक्यूलर वेट और जितना ग्राम का आप वेपर प्रेशर मतलब जानना चाहते हैं या फिर जितना ग्राम के सॉल्वेंट की आप वेपर प्रेशर मेजर करना चाहते हैं वो ग्राम आप डाल दीजिए। ऑटोमेटिकली मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा। देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट जहां पे आपको ये मोल फ्रैक्शन दिखने को मिल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन जब मिल गया आपको रिस्पेक्टिव ग्राम्स के हिसाब से, उसके साथ आप उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो वेपर प्रेशर है, वर्तमान वेपर प्रेशर है जिस टेम्परेचर में आप कर रहे हैं उसको इंटू कर दीजिए। आपको एग्जैक्ट वेपर प्रेशर मिल जाएगा। 10 ग्राम के हिसाब से, 5 ग्राम के हिसाब से, 20 ग्राम के हिसाब से, जैसा आप सामान ले रहे हैं उसका वेपर प्रेशर आप कैलकुलेट कर लेना। इसके आगे जाके जब आप इन चीज़ों को जोड़ रहे हैं, जेरेनियल के साथ लिनालॉल को जोड़ रहे हैं, उसके साथ आप सिट्रोनेलॉल को जोड़ रहे हैं या फिर और भी चीज़ों को ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों की इस तरह से आप वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करके अगर उसका आप एक समेशन करते हैं तो आपको एक रिलेटिव वेपर प्रेशर मिलेगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका जो टोटल कंसंट्रेट बना, इस टोटल कंसंट्रेट की क्या रेट ऑफ एवापोरेशन रहेगा। अगर इसकी एवापोरेशन ठीक ठाक से नहीं बैठता है तो देखिएगा आपका खुशबू एक जगह पे बैठा हुआ सा रहेगा। और अगर इसकी कैलकुलेशन ठीक ठाक से बन जाती है, वेपर प्रेशर थोड़ा सा डेवलप्ड रहता है, लाइक इस साइड पे रहता है पॉइंट्स के, जैसे 4 हो गया या फिर 10 हो गया वेपर प्रेशर, या फिर 22 अराउंड हो गया, तो पॉइंट्स के इस साइड में अगर वो रहता है, मेरे हिसाब से लेफ्ट साइड में अगर वो रहता है, तो आपके सॉल्यूशन में अच्छा एक डिफ्यूशन आएगा। देखिए इथानॉल का जो वेपर प्रेशर है ना, जो हम इस्तेमाल करते हैं एज ए सॉल्वेंट, इथानॉल, इथानॉल की वीपी 44.67 के अराउंड होता है। तो ये काफ़ी हाई वेपर प्रेशर वाला है एंड दैट इज द रीज़न परफ्यूम में इथानॉल को इस्तेमाल किया जाता है एज ए सॉल्वेंट। देखिए इथानॉल अगर हम इस्तेमाल करते हैं ना इसके साथ, तो फिर जो रिलेटिव वेपर प्रेशर का कैलकुलेशन आएगा वो हमेशा ही ऊपर की ओर आएगा, नीचे नहीं आएगा। सो दैट इज द रीजन परफ्यूम्स आर मोर डिफ्यूसिव कंपेयर टू अत्तर्स। अब अत्तर में भी इस तरह से हम वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने से पहले, परफ्यूम में कन्वर्ट करने से पहले अल्कोहल के साथ डाल के हम उसको फ्रेगनेंस ऑयल के तौर पे ही बनाते हैं। तो फ्रेगनेंस ऑयल में ही अगर हम वेपर प्रेशर को एडजस्ट कर लेते हैं तो वो अत्तर के तौर में ठीक ठाक से है। और अगर हमें लगता है कि नहीं ये फ्रेगनेंस ऑयल हम परफ्यूम में इस्तेमाल करेंगे तो वो रिलेटिव वेपर प्रेशर का कैलकुलेट करके भी आप उसको एथानॉल के साथ जोड़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वेपर प्रेशर इन ए नटसेल। पर अगर आपको ये चीज़ें और डीपली जानना है
तो इन चीज़ों को लेके और भी पढ़ना होगा वन बाय वन। तो चलिए इन चीज़ों के बारे में और कुछ बातचीत हम करेंगे सविता जी के साथ। Now to understand the concept of vapor pressure, we have three chemical in this table. One is D-limonene, dextrolimonene. Another one is galaxolide 50% in IPM, isopropyl myricate. And the third one is dihydromercenol, DHM. So let me introduce one by one their basic properties, and we are going to experience that exact sense of vapor pressure and how it deals with the olfactive sense. Okay. 50% in IPM. Okay. Dihydromercenol. Dihydro. Mercenol. Yes. Dihydromercenol, DHM. Okay. Yeah. Okay, ma'am. The first one is D-limonene. Its molecular weight is 136, as you can see. It's labeled already in my bottle. So first we need to sniff D-limonene. We need to smell it. Give me a minute. So D-limonene is undiluted. Whatever smell we are likely to get It is is from the 100%. 100% Okay. solution, or it is a concentrated one. I think just after opening the bottle, you can sense that diffusion. It's already a lingering aroma. The D-limonene is lingering. Yes. How does it appear to you? It's quite expressive, vibrant. It is, we can feel it's diffusing slowly. It's basically orange terpene. Orange terpene. Okay. D-limonene is basically orange terpene. So this limonene, particularly the first word limonene, limonene is something that exists in nature. Yeah. This one, dextrolimonene or D-limonene, is a man-made version of the same limonene, or it's a little modified version, you can say. Okay. So it's mainly found or primarily found in oranges. Okay. There is diffusion, but it is at a very slow rate. We can. Yes, Yeah. yes. It's not exactly slow, but when we are likely to compare the other two, Okay. you shall Okay. understand in which respect you can put it, or the respect of vapor pressure, how much you are going to feel that strength or that impact of vapor pressure, Okay. respectively. Okay. When we consider When the have comparison. other two things also. So this D-limonene is having a relatively high VP of 0.198 mmHg at a atmospheric temperature, normal atmospheric temperature. Respectively, if we compare these two materials, its vapor pressure is It's good. high. Now high, yes. Now It will high. have Respectively, comparison. it is on a higher side. Now we are coming to the second highest, dihydromercenol. Now, dihydromercenol is relatively higher in molecular weight also. If D-limonene is 136 gram per mole in molecular weight, DHM, you can see it is 156.27 gram per mole, dihydromercenol. Okay. 136 D-limonene and Dihydromercenol, 156 156 point something. 27. So, Okay. relatively, So that's a higher molecular weight. it is a higher molecular weight. And what we know by the theory is that molecular weight is inversely proportional to the vapor pressure. Vapor pressure. So D-limonene must be having a higher vapor pressure with respect to dihydromercenol. Right. Now let's understand this difference directly by olfaction. This is dihydromercenol.
Just allow this paper strip to consume the oil. Oil should not appear above it. Okay. It should disperse properly. Now, you smell this and also make a side-by-side comparison compared to D-limonene. This appears faster diffusion. Relatively, Relatively, yeah. dihydromercenol is slow. Slower in the diffusion. Respectively, it is slow. Yeah, there is a very sharp Diffusion from diffusion D-limonene. D-limonene. It is directly hitting your nose. Right. It is directly entering your nose, and it's giving a sharp kind of sensation. Where dihydromercenol is little mellower on this sense. Yeah, it is mellower than the D-limonene. Yes. Than D-limonene. Yes. Okay. Now, coming to our third material, this is galaxolide 50% in IPM, isopropyl myristate. Okay. So, when galaxolide is at the 50% solution with IPM, its vapor pressure comes 0.000143 mmHg. So normal temperature around 23 degree Celsius to 25 degree Celsius approximately. So this pressure is quite very low compared Very to low which we compared have. to other two products. So Okay. it may come up if we adjust the relative vapor pressure, but mostly we experience the note of galaxolide or any kind of musky note at the base, because most of the musks like galaxolide are having heavy also in the higher molecular weight and lower vapor pressure. Okay. So There, the molecular weight is also 258. 258 compared to two other products. It's having nearly the double molecular weight. Yes. So give me a pen, now, ma'am. This is raise the galaxolide. molecular weight, lower the vapor pressure. Yes, ma'am. Yes. And here we have a pressure of 0.000143 mmHg. Yes. So we wait until it completely dries. Please smell this. So this is galaxolide. Galaxolide. This is the slowest. Yeah. Slowest. Compared to the other two, this is the slowest. In diffusional viewpoint. It's not so that. I'm comparing all three. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We have D-limonene, which is the fastest. Then DHM, relatively slow. And the galaxolide has its own sweet time diffusing out. Yes, I get the concept. Okay, thank you. Okay, so this is the relative parameters, ma'am. We need to understand that if we are using something as fixative, it is supposed to have a higher molecular weight and vapor pressure is low relatively. So this is the point we shall identify the molecules which can act as fixative. Okay. As always I say, there is no particular material known as fixative. But looking at their nature, their structural detail and their functional detail, we can determine which are the materials to be categorized as fixative. So galaxolide is fixative basically. But it is fixative because it has a lower vapor pressure. So as it has a lower vapor pressure, it evaporates very slowly. So it takes time to evaporate. So on the fleeting notes, when you apply perfume on your arms and you check after some 5 to 6 hours, you can sense that smell of galaxolide. Because on the fleeting notes at the end, galaxolide, the hint of galaxolide will appear. Because other molecules are already into the air. They have diffused, but galaxolide is diffusing very slowly, respectively. Compared to others, it's very slow in diffusion. All right, that's a great understanding.
Also, Calypsolite is from the Udi No, musky. it is It's a musky. it's a musky, it's a Musk white chocolate. musk. It is basically a white White musk, a musk. kind of white musk. Okay. Okay, That is ma'am. good. Yeah. All right. All right.